छाया और माया दोनों जुड़वा बहनें होती है। छाया की शादी अजीत से हो जाती है। वही माया एक कंपनी में जॉब कर रही होती है। एक रात, हे भगवान, कितनी तेज बारिश हो रही है। अब ऐसे में मैं घर कैसे जाऊंगी? जीजू या छाया को फोन करूं क्या? शायद वो दोनों मुझे लेने आ जाए। तभी वहां पर अजीत आता है। अरे माया, तुम यहाँ पर? लेकिन तुम हमारे इलाके में क्या कर रही हो? एक पल के लिए तो मुझे लगा कि तुम छाया हो। फिर याद आया कि उससे तो मैं अभी वीडियो कॉल पर बात करके आया हूँ। तो तुम जरूर माया ही होगी। अब क्या करें जीजू, हम दोनों जुड़वा बहने जो ठहरी। हाँ माया, वो तो है, लेकिन पूरे शहर में रेड अलर्ट है। और इतनी तूफानी बारिश में तुम घर के बाहर क्यों निकली? दरअसल वो मैं यहाँ पर अपनी सहेली के घर पर आई थी। मुझे उससे कुछ जरूरी काम था। वो तो ठीक है माया, लेकिन अब तुम अपने घर कैसे जाओगी? सारे रास्ते पानी से भर चुके हैं। एक काम करो, मेरे साथ हमारे घर चलो। लेकिन जीजू। लेकिन वेकिन कुछ नहीं माया, चुपचाप घर चलो। अजित के कहने पर माया उसके साथ उसके घर चली जाती है, जहां पर छाया की सास लता माया को देखकर चौंक जाती है। अरे बहू, तू ये कपड़े बदल कर कहां पर गई थी जो इतना भीग कर आई है? और हाँ, अभी 15 मिनट पहले तो तूने साड़ी पहनी थी और तू तो रसोई में थी ना। अरे लता काकी, मैं छाया नहीं, माया हूँ, छाया की जुड़वा बहन। अच्छा तू है, तभी मैं सोचू। कोई बात नहीं काकी, हमारे माँ पापा भी आज तक हम दोनों को देखकर उलझन में पड़ते हैं। खैर, हुआ यूं कि फिर लता माया को सारी कहानी बताती है। अच्छा, ये बात है क्या? तो अजीत कहाँ पर है? वो जीजू गाड़ी पार्क कर रहे हैं, आते ही होंगे। तभी वहां पर छाया भी आ जाती है और वो माया को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अच्छा हुआ माया, जो अजीत तुम्हें सीधे यहीं पर लेकर आ गया, वरना ये अगर तुम्हें नहीं मिलता तो ना जाने तुम कैसे जाती घर पर। और तुम क्या पागल हो गई हो क्या? हम दोनों को फोन क्यों नहीं किया? हम आ जाते ना तुम्हें लेने। अरे हाँ बाबा, मैं तुम दोनों को फोन करने ही वाली थी कि तभी जीजू मुझे रास्ते में मिल गए। हाँ, क्योंकि मैं वहीं से गुजर रहा था और मैंने घर पर माँ जी और पापा जी को भी बता दिया है कि आज तुम यहीं पर रहोगी। ठीक है जीजू। और माया, अब आज तुम यहाँ पर रहने ही वाली हो, तो सबके लिए चाय और पकोड़े बना दो। अपनी बहन के घर आई हो ना, तो बहन को भी थोड़ा आराम दो। अरे छाया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माया हमारे घर पर आई है और तुम हो कि इससे ही काम करवा रही हो। ज्यादा तरफदारी मत करो अपनी साली की। मैं इससे इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये चाय और पकोड़े काफी अच्छे बनाती है। अरे हाँ बाबा, ठीक है, बनाती हूँ मैं। ओए जीजू, आप मेरी चिंता मत करो, इतना तो मैं मेरी दीदी के लिए कर ही सकती हूँ ना। और ये घर थोड़ी ना कोई पराया घर है। फिर माया चाय और पकोड़े बनाने के लिए रसोई में जाती है। तभी अजित भी माया के पास जाकर उसकी मदद करता है। बड़ी अजीब बात है, मेरी शादी को कितने दिन हो गए, लेकिन मेरी और अजित की इतनी कभी नहीं बनी जितनी 2 मुलाकातों में माया और अजित की बन गई है। फिर रात में माया वहीं पर रुकती है। फिर एक दिन, हाँ छाया, हम माया को उसके बर्थडे पर एक सोने के गहने का सेट गिफ्ट करेंगे। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी। सो तो है अजीत, लेकिन बर्थडे के लिए इतना महंगा गिफ्ट देने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब अभी अभी शादी का इतना खर्चा हो गया है और ऊपर से ये सोने का गिफ्ट। अरे कोई बात नहीं छाया, अब माया मेरी इकलौती साली है और मैं तुम्हारी बहन के लिए ये सब नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? शुक्रिया अजीत, तुम बहुत अच्छे हो। फिर माया का जन्मदिन आने पर अजीत उसको सोने का हार गिफ्ट करता है। फिर एक दिन
जब छाया बाजार में जाती है तभी, अरे ये क्या, ये तो अजित और माया है। लेकिन ये दोनों एक साथ बाइक पर कहाँ जा रहे हैं? और आज सुबह तो इसने दूसरा शर्ट पहना था, फिर इसने शर्ट क्यों बदल दिया? हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को फिर से कहीं मिल गए होंगे। वैसे भी दोनों का ऑफिस एक ही रास्ते पर आता है। लेकिन छाया को ये बात दिन भर खलती है कि आखिर अजित ने शर्ट क्यों बदली होगी। फिर रात में उसके आने पर वो उसे पूछने जाती है, लेकिन तब तक वो सो चुका होता है। अरे, ये तो सो भी गया। और ये क्या, इसने फिर से वही शर्ट पहनी है जो इसने सुबह पहनी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने मीटिंग में जाने के लिए दूसरी शर्ट डाली हो, क्योंकि इसने मुझे एक बार कहा भी था कि ऑफिस में इसके कुछ शर्ट पड़े हैं जो इसके लिए काफी लकी है। हाँ, यही बात होगी। मैं भी ना पागल हूँ, कुछ ज्यादा ही दिमाग चला रही हूँ। फिर छाया इस बात को नजरअंदाज कर देती है। ऐसे ही एक दिन लता की सहेली रूपा घर पर आती है। अरे छाया बहू, क्या पराठे बनाए हैं तुमने? वाह, मजा ही आ गया। धन्यवाद काकी, मैं आपके घर के लिए भी डब्बा भर के पराठे बांध देती हूँ। हाँ बहू, क्यों नहीं। और कल तू और अजित कहाँ पर गए थे घूमने? मैंने तुम दोनों को कितनी आवाज लगाई, लेकिन तुम दोनों ने भी नहीं सुनी। क्या? कल? लेकिन मैं और अजित तो कल किसी भी बाजार में नहीं गए। आपको कुछ गलतफहमी हो गई होगी काकी। ना बहू ना, मेरी उम्र भले ही बुढ़ा गई है, लेकिन नजर नहीं। तूने लाल रंग का जींस और टॉप पहना था और अजित ने पीले रंग का शर्ट। क्या? बादाम खाया कर बहू, अरे अभी से ही तेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। छाया काफी हैरान हो जाती है। फिर रूपा के जाने के बाद, इसका मतलब कल काकी ने माया को ही देखा होगा। लेकिन माया को मिलने के लिए अजित ने शर्ट क्यों बदला होगा? कल तो अजित ने नीले रंग का शर्ट पहना था। ये सब आखिर क्या चल रहा है दोनों के बीच में? एक बार मिलना इत्तेफाक हो सकता है, 2 बार भी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये बार बार मिलना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब छाया को माया और अपने पति पर शक होने लगता है, जिसके बाद वो ये बात अपनी सास को बताती है। अरे बहू, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। हो सकता है कि माया जिसके साथ घूम रही है वो अजित हो ही ना, और वो कोई और ही हो। नहीं माँ जी, रूपा काकी ने कहा है तो सच ही कहा होगा, क्योंकि वो गली की बाकी औरतों की तरह बिल्कुल भी नहीं है जो झूठी चुगलियां करे। लेकिन मुझे तो बस एक ही बात समझ नहीं आ रही कि ये अजित तो सुबह और शाम में एक ही शर्ट पहनता है, लेकिन जब जब ये माया से मिलता है तब ये शर्ट चेंज क्यों करता है? आखिर ये सब क्या माजरा है? फिर वो अजित को फोन लगाती है। हेलो अजित, कल तुम और माया कहीं घूमने गए थे क्या? और तुमने अपनी शर्ट क्यों बदली? क्या? छाया, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। अरे मैंने कहा कि कल तुम माया के साथ बाजार में गए थे क्या? और तुमने नीली शर्ट पहनी थी, तो बाजार में पीले रंग की शर्ट क्यों पहन कर गए? बताओ मुझे, आखिर तुमने अपनी शर्ट क्यों बदली? अरे हाँ, शर्ट बदली। वो बारिश में भीग गए होंगे ना, शायद इसीलिए बदली होगी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? फिर ठीक है। हेलो हेलो छाया, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। अरे कोई बात नहीं अजीत, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। इतना कहकर छाया फोन कट कर देती है। मैं भी ना खामखा शक कर रही थी। वो दोनों जीजा साली हैं, अच्छे दोस्त भी है, और उसकी शर्ट तो बारिश में गीली हो गई थी, इसीलिए उसने वो पीली शर्ट पहन ली। मैं ही पागल हूँ जो कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। देखा ना बहू, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि तू अपना दिमाग कुछ ज्यादा ही चला रही है। मेरा बेटा कभी गलत नहीं हो सकता। एक तू ही पागल है जो कुछ भी सोचती रहती है। हाँ माँ जी, मुझसे गलती हो गई जो मैंने अजित पर शक किया। वही ऑफिस में पता नहीं छाया किसके बारे में बात कर रही थी।
कौन बाजार में गया था और किसने शर्ट बदली? मुझे तो उसकी आवाज ठीक से सुनाई भी नहीं दे रही थी। खैर, घर जाके पूछ लूंगा, लेकिन अभी मुझे मेरे काम पर ध्यान देना होगा, वरना आज मुझे बॉस एक्स्ट्रा टाइम रुकवाएगा। फिर एक दिन लता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तभी छाया दिन रात उसकी देखरेख में लग जाती है और उसी दौरान उसे माया का मैसेज आता है। हाय छाया, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताना चाहती हूँ। काफी अटपटी और चौंका देने वाली बात है, लेकिन वो बात सुनकर तुम खुश हो जाओगी। फ्री होने के बाद मुझे कॉल करना। बाय। ये सब क्या बोल रही है ये, और किस बारे में बात कर रही है? एक काम करती हूँ, मैं इसे कॉल ही कर लेती हूँ। अरे छाया बहू, जल्दी आओ। आई माँ जी। एक काम करती हूँ, माया को मैं बाद में कॉल कर लेती हूँ, क्योंकि इस वक्त मुझे माँ जी की सेहत पर ध्यान देना चाहिए। बस वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन छाया माया को कॉल करना भूल जाती है और वो लता की देखभाल करने में ही व्यस्त रह जाती है। फिर अगले दिन उसे माया के ढेर सारे मिस कॉल आए होते हैं। अरे बाप रे, मैं भी ना कितनी पागल हूँ। कल माया को फोन करने वाली थी, लेकिन भूल ही गई। अब फटाफट फोन कर लेती हूँ उसे, नहीं तो वो मुझ पर गुस्सा हो जाएगी। फिर वो माया को फोन करने लगती है कि उतने में उसका फोन बंद पड़ जाता है। हे भगवान, इस फोन को भी अभी बंद पड़ना था क्या? अब तो मैं माया से सीधे रात में ही बात कर पाऊंगी, जब अजीत घर पर आएगा। चलो, तब तक माजी और मैं बाहर थोड़ा टहल कर आते हैं, उतना ही माजी को भी अच्छा लगेगा। फिर दोनों सास बहू एक साथ बाहर निकलते हैं और चलते चलते वो दोनों कपल पार्क पहुंचते हैं और वहां पर देखते हैं कि माया और अजीत दोनों एक साथ बैठे हैं। और उन दोनों को ऐसे साथ में देखकर छाया और लता काफी हैरान रह जाती है। ये देखिए माँ जी, आपका सपूत और मेरी निर्लज्ज चुड़वा बहन, ये दोनों यहाँ कपल पार्क में बैठे हैं। हे भगवान, ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देखिए ना माँ जी, कैसे दोनों एक दूसरे को पकड़कर बैठे हैं, जैसे कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो। और आज भी इसने शर्ट बदली है, क्योंकि इसे माया से जो मिलना था। मेरा शक बिल्कुल सही निकला माँ जी। हाँ बहू, आज इस नालायक लड़के की खैर नहीं। चल बहू, आज तो इसे मार मार कर इसके चमड़े ही उधेड़ देंगे हम। फिर छाया और लता वहां पर पहुंचने ही वाले होते हैं, लेकिन तब तक माया और अजित वहां से चले जाते हैं। अरे, अभी तो वो दोनों यहीं पर थे, अब कहाँ चले गए? चल ढूंढते हैं, यही कहीं पर होंगे वो दोनों। फिर लता और छाया बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वो दोनों कहीं नहीं मिलते। फिर रात में जब अजित घर पर आता है, तभी दोनों सास बहू मिलकर अजित को खूब मारती है। अरे आप दोनों को हो क्या गया है? और मेरी आखिर क्या गलती है जो मेरे ऑफिस से आते ही आप दोनों ने मेरा मार मार के भरता बना दिया? अरे बेशरम लड़के, अपनी साली के साथ चक्कर चलाते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? माया और मैं एक जैसे ही दिखते हैं, फिर क्या कमी रह गई थी मुझ में जो तुम उसके पास चले गए अजित? और आज पार्क में तुमने दूसरा शर्ट पहना था और अब फिर से वही पुराना शर्ट पहना है तुमने। वाह, कितने चालाक हो तुम। शर्ट बदलने से तुम्हारा चेहरा नहीं बदलने वाला अजित। अरे तुम दोनों ये क्या बकवास किए जा रही हो? मैं और माया जीजा साली है और वो तो मेरी बहन जैसी है, और मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं है। चुप रहो अजित, तुम्हारा सर सबके सामने आ चुका है। आज माजी और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हें। तुम और माया एक साथ पार्क में बैठे थे, और इतना ही नहीं, मैंने तुम्हें कई बार देखा है उसके साथ, वो भी दूसरे शर्ट में, ताकि तुम उसके सामने अच्छे बनकर जा सको। नहीं छाया, ये सब सरासर झूठ है। छाया और लता पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर माया आई होती है, जिसने ये सारी बातें सुन ली होती है। तू यहाँ? अरे चुल्लू भर पानी में डूब मर तू।
अपनी ही जुड़वा बहन की सौतन बन गई तू तो। नहीं छाया, जो कुछ भी तुम और लता काकी समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये है कि जब जब तुमने मुझे और जीजू को साथ में देखा है, वो दरअसल जीजू नहीं थे, बल्कि जीजू के जैसे दिखने वाला मेरा बॉयफ्रेंड नकुल था। क्या? हाँ छाया, अरे यही बात तो मैं तुझे पिछले 3 से 4 दिनों से बताने की कोशिश कर रही हूँ। यही थी वो अजीब सी बात। मेरी लाइफ में एक लड़का आया है जो हूबहू जीजू की तरह दिखता है, और मैंने उसे माँ और पापा से भी मिलवाया है। उन्हें भी वो लड़का बहुत अच्छा लगा। क्या? लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ। काफी बड़ा इत्तेफाक हुआ है हमारे साथ। आज तक मैंने बस सुना था कि दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं, और अब देख भी लिया। और सबसे बड़ा अजीब इत्तेफाक तो ये है कि हम दोनों जुड़वा बहनों के अब पति भी जुड़वा होंगे। हे भगवान! अच्छा, तो इसीलिए शर्ट अलग थी। वही मैं भी सोचूं कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन तुम उस दिन फोन पर हाँ हाँ क्यों बोल रहे थे अजीत? और ये क्यों कहा कि बारिश में शर्ट गीली हो गई थी इसीलिए बदल दी? अरे मेरी माँ, मुझे उस वक्त ठीक से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, इसीलिए मैं हाँ हाँ कह रहा था, और बस मुझे यही सुनाई दिया कि शर्ट बदली है। मुझे लगा कि तुम किसी और बारे में बात कर रही हो, और मेरी शर्ट भी बारिश की वजह से गीली हो गई थी, इसीलिए मुझे वो बदलनी पड़ी थी। इसीलिए मैंने हाँ कहा। हे भगवान, कितनी सारी गलतफहमियां। माफ करना मुझे अजित, मुझे ये सब बिल्कुल पता नहीं था। कोई बात नहीं छाया। इस तरह अंत में सारी उलझन दूर हो जाती है और सब खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। साक्षी अपनी सास कल्पना और पति नितिन के साथ रहती है। उसके ससुराल में झुमरी नाम की एक पढ़ी लिखी नौकरानी काम करने आती है। साक्षी स्वभाव से काफी लालची होती है। एक दिन की बात है। हाय रे, ये बिजली का बिल भरना तो अभी तक बाकी है। नितिन तो ये बिल आज भी भूल गया। अगर कल तक इस बिल को नहीं भरा तो और ज्यादा पैसे भरने पड़ेंगे। यही सही मौका है साक्षी, मार ले मौके पे चौका। माँ जी, मैं भर देती हूँ ये बिल, हमारे घर के पास ही तो जाना पड़ेगा। ऐसी बात है क्या बहू? ठीक है, तो ये ले पैसे। अरे ये क्या माँ जी, आपने तो बस ये लाइट बिल के पैसे ही दिए हैं। वहाँ ऑफिस में लाइट बिल भरने के लिए एक्स्ट्रा के 200 रुपए भी तो देने पड़ेंगे, वो भी तो दीजिए ना। अरे ये कब हुआ? खैर, ये ले 200 रुपए। उतने में वहां पर झुमरी आ जाती है। अरे छोटी मालकिन, आप क्यों खामखा इतने तपती धूप में बाहर निकल रही हो? वो ऑफिस रास्ते में ही पड़ता है। आप एक काम कीजिए, ये पैसे मुझे दीजिए, मैं भर दूंगी ये लाइट बिल। मुझे भी अपने घर का बिल भरना है। क्या बोलती हो बड़ी मालकिन? हाँ साक्षी बहू, ये झुमरी सही कह रही है। अरे सड़कें तो गरम तवे की तरह तप रही है, और इतनी भीषण गर्मी में तू इतनी दिक्कत मत ले, जाने दे इसे। ले झुमरी, बहू से पैसे ले ले। लेकिन माँ जी। अब चिंता न का करो छोटी मालकिन, आप लोग मेरे अपने ही छो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं आप लोगों के लिए इतना तक कर सकती हूँ। हाँ बहू, झुमरी बहुत अच्छी है, इसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तू दे दे उसे पैसे। वो बात नहीं है माँ जी, लेकिन मैं ये कह रही थी कि वो 200 रुपए लेने की स्कीम शायद से बंद हो गई होगी, तो तुम्हें एक्स्ट्रा के 200 रुपए लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है झुमरी। पर बहू, अभी तो तू कुछ और ही कह रही थी। अरे कोई बात नहीं मालकिन, अगर लगेगा तभी खर्च करेगी मैं।
नहीं लगे तो वापस ला कर दे देगी। इस तरह झुमरी के कारण साक्षी का 200 रुपए हड़पने का प्लान चौपट हो जाता है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर एक दिन उनके घर पर साक्षी की सहेलियां आती है। ये देखो गाइस, मैंने तुम सबके लिए ओवन में ये कुकीज बेक की है। अरे छोटी मालकिन, वो ओवन नहीं होता, ओवन होता है, ओवन। आपने गलत प्रोनाउंसिएशन किया है। क्या यार साक्षी, तेरी इंग्लिश कितनी खराब है। और नहीं तो क्या। अरे अपनी पढ़ी लिखी नौकरानी से कुछ सीख ले। झुमरी, दफा हो जाओ यहाँ से और चुपचाप अपना काम करो। नॉनसेंस कही कि खुद को ज्यादा ओवर स्मार्ट और होशियार समझती हो क्या तुम? अरे तुम तो एक 2 कौड़ी की नौकरानी हो। पर छोटी मालकिन, आप मेरे को काय को सुना रही हो? मैंने तो आपकी मिस्टेक को ही ठीक किया है ना, कोई गाली थोड़ी ना दी है आपको। अरे बंद करो अपनी ये बकवास। और क्या फायदा तुम्हारा इतना पढ़ी लिखी होकर? लोगों के घरों में जाकर नौकरानी के काम करती हो। और अपनी भाषा तो देखो, एकदम गावटी हो तुम, लो क्लास फटीचर कही की। तभी वहां पर कल्पना आती है। साक्षी बहू, अब बस भी करो, झुमरी को बुरा लग रहा है। अरे लगने दो इस नालायक लड़की को बुरा। ये सड़क छाप नौकरानी खुद को बहुत महान समझ रही है। छोटी मालकिन, अब इतनी कड़वी बातें भी मत करो ना। मैं एक काम करती हूँ ताकि मेरे कॉलेज की फीस भर सकूं। मेरे आई बाबा दोनों भी गरीब हैं और मेरे लिए पैसा कमाना बहुत ही जरूरी है। आप नहीं समझोगी छोटी मालकिन। हाँ हाँ चलो, अब अपना ये फालतू का ड्रामा बंद करो और जाकर नाश्ता बनाओ। इडियट कही की। इस तरह से साक्षी झुमरी को काफी खरी खोटी सुनाती है, जिसे सुनकर झुमरी बहुत दुखी हो जाती है। फिर एक दिन जब कल्पना अपना एक पुराना संदूक निकालती है, तभी साक्षी उसे चुपके से देख लेती है। अरे वाह वाह वाह, माँ जी के इस पुराने संदूक में कितने सारे जेवरात और बेशकीमती चीजें हैं। और माँ जी तो इस संदूक को लॉक किए बगैर ही झुमरी के साथ मंदिर चली गई। ये सही मौका है। मैं काम करती हूँ, फटाफट इसमें से सब कुछ अपने पास रख लेती हूँ और सब कुछ बेच बाच कर ढेर सारे पैसे भी ले लूंगी। ये माची और नितिन तो कभी मुझे इतने पैसे नहीं देंगे। घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली तो टेढ़ी करनी ही पड़ती है, और इस कारण मुझे अगर अपने ही घर में चोरी करने पड़े तो मुझे कोई गम नहीं है। फिर लालची साक्षी उस संदूक में से सारा सामान अपने पास रख लेती है, और जब कल्पना और झुमरी मंदिर से वापस आते हैं तब संदूक को खाली देखकर झुमरी और कल्पना काफी हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस संदूक में कितने सारे गहने थे, सब कुछ गायब हो गया। बहू, तू कहाँ थी? अपने कमरे में बैठे बैठे अंडे दे रही थी क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हो माँ जी? मैं अपने कमरे में सो रही थी और ये सब आपकी लापरवाही का नतीजा है। खिड़की तो आपने ही खुली छोड़ी है, तो चोर आकर चोरी करके तो जाएगा ही ना। लेकिन छोटी मालकिन, मुझे अच्छी तरह से याद है, बड़ी मालकिन के साथ मंदिर जाने से पहले मैं खुद यहाँ आएली थी और खिड़की को बंद करके गएली थी। फिर ये खुल कैसे गया रे बाबा? अब वो सब मुझे नहीं पता। और तुम झुमरी, ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ। चोरी होनी थी सो हो गई, लेकिन अगली बार से बाहर जाने से पहले किसी भी चीज को लॉक करके जाइए माँ जी। साक्षी कल्पना और झुमरी को ये दिलासा देती है कि घर में वाकई में चोरी हुई है। फिर एक दिन, नितिन, मुझे अपनी सहेलियों के साथ देव दर्शन के लिए जाना है।
इसीलिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। ये देखो माँ जी, ये रहा वो पैकेज। ठीक है साक्षी, ये लो पैसे और अच्छे से देव दर्शन करना। और मुझे भी तो दिखाओ कि आखिर वो पैकेज कैसा है। अरे तुम रहने दो ना, अब माँ जी ने देख लिया है। चलो अब जल्दी से मैं पैकिंग करती हूँ। लेकिन साक्षी। अच्छा ठीक है बाबा, जाओ तुम जाकर कर लो पैकिंग। साक्षी नितिन तक वो पैकेज ना पहुंचे, इसीलिए उसे कल्पना से छीनने लगती है कि तभी वो उड़कर झुमरी के पैरों के पास चला जाता है और झुमरी उसे पढ़कर कहती है, अरे ये क्या छोटी मालकिन, ये तो गोवा का पैकेज है। लेकिन आपने तो कहा कि आप लोग देव दर्शन के लिए जा रही हो। क्या? ये क्या है साक्षी? इधर की इधर ही चूना लगा रही हो क्या तुम हमें? साक्षी बहू, तेरी इतनी मजाल। ऐसी बात नहीं है माँ जी, शायद ही कोई गलत पैकेज आ गया है। मैं तो देव दर्शन के लिए ही जाने वाली हूँ। लगता है गलती से गोवा का पैकेज वाला पैम्पलेट मिल गया मुझे। नितिन, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम मेरी सहेली लिपिका को फोन करके पूछ सकते हो, वो तुम्हें सच सच बता देगी। हम वाकई में देव दर्शन के लिए जा रहे हैं। अच्छा ठीक है साक्षी, अगर तुम कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ। और अच्छे से फोटोज क्लिक करना और मुझे वीडियो कॉल भी करती रहना, ठीक है? ओके ठीक है नितिन। फिर बाद में दिन ब दिन ये पढ़ी लिखी नौकरानी मेरी अनपढ़ सास की चमची बनती जा रही है और मेरे हर काम में बाधा डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब और नहीं, अब तो मैं इसका पत्ता साफ करके ही रहूंगी। बहुत हुआ इसका। फिर साक्षी संदूक में से निकाले हुए कुछ गहनों में से कुछ गहने झुमरी के बैग में डाल देती है ताकि कल्पना वो देख ले और वो उसे काम से निकाल दे। लेकिन जैसा साक्षी चाहती है वैसा नहीं हो पाता। ईमानदार झुमरी अपनी बैग में से उन गहनों को निकालकर वापस कल्पना को जाकर देती है। अरे ये क्या बात कर रही है तू झुमरी? लेकिन ये गहने तेरे बैग में कैसे आ गए? मेरे को नहीं पता बड़ी मालकिन। आई शपथ, झूठ नहीं बोलेगी मैं तो अपने बैग को देख रही थी कि तभी वहां पर गहने देख लिए और आपको आकर दे रही हूँ। अभी मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। खैर, तूने ईमानदारी से ये गहने मुझे वापस लौटा कर दिए, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तू सच में एक नेक इंसान है झुमरी। शुक्रिया बड़ी मालकिन। अपना ये वाला प्लान फ्लॉप होने के कारण साक्षी का माथा और भी ज्यादा फिर जाता है। कितनी अच्छे से चाल चली थी मैंने, लेकिन इस झुमरी ने तो सारा रायता ही फैला दिया। लेकिन अब बस, अब तो मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। अब मैं माँ जी की सारी जायदाद हड़प कर इस घर से भाग जाऊंगी, क्योंकि यहाँ रहकर तो मुझे जायदाद तो क्या 100 रुपए भी मिलने से रहे। साक्षी अब जायदाद के कागज बनवाती है और झुमरी को कहीं दूर कुछ सामान लाने के लिए भेज देती है ताकि कल्पना घर पर अकेली रहे और उन कागजों पर साइन कर दे। अरे बहू, ये कौन से कागज है लेकिन? अरे माँ जी, हमारे मोहल्ले में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाने वाला है, उसमें सभी की सहमति जताने के लिए आपका यहाँ पर साइन करना जरूरी है। अब आप इस घर की मालकिन हो ना, तो आप ही को तो साइन करना चाहिए। ठीक है बहू, मैं अभी खाना खा रही हूँ ना, तो थोड़ी देर बाद में साइन कर देती हूँ। ठीक है माँ जी, लेकिन याद से कर लेना। चलो, अब झुमरी भी बाहर गई है, उसे आने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तब तक मैं भी बाहर का काम निपटा लेती हूँ। तब तक ये अनपढ़ बुढ़िया इन जायदाद के कागजों पर अपनी साइन कर देगी। फिर साक्षी बाहर चली जाती है और तभी 1 घंटे में आने वाली झुमरी
फटाफट से 5 मिनट में ही लौट आती है। और जब कल्पना उन कागजों पर साइन करने वाली होती है, अरे झुमरी, जरा बता ना तो, कहाँ पर साइन करना है? अब बहू तो यहाँ पर नहीं है ना, और मुझे तो कुछ पढ़ना भी नहीं आता, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में साइन कहाँ पर करूं। फिर झुमरी वो कागजात देखती है और उन्हें पढ़कर वो हैरान रह जाती है। ये क्या? अरे बड़ी मालकिन, ये कागज तो जायदाद के कागज है। इन पे साइन करने के बाद आपकी सारी जायदाद छोटी मालकिन के नाम पर हो जाएगी। बाबा रे बाबा, इतना बड़ा घोटाला! छोटी मालकिन तो बहुत ही तेज निकली। क्या? इसका मतलब बहू ने मुझसे झूठ बोला। उतने में वहां पर नितिन भी ऑफिस से घर पर लौटता है और फिर कल्पना नितिन को साक्षी की काली करतूत के बारे में बताती है। फिर जब साक्षी बाहर से घर लौटती है, तभी वो अपना सारा सामान घर के बाहर देखती है और वो देखकर वो काफी हैरान रह जाती है। ये सब क्या है माँ जी? हम कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? और अगर ऐसा ही है तो आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कुछ तैयारियां तो कर लेती। बस साक्षी, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। तुम अब इस घर में बिल्कुल नहीं रहोगी, क्योंकि तुम्हारा सच हमें पता चल चुका है कि तुम कितनी बड़ी लालची और बुरी लड़की हो, और तुम्हारे मन में कितना कपट भरा हुआ है। मतलब ये तुम क्या कह रहे हो नितिन? अरे वो तो अच्छा हुआ कि झुमरी सही समय पर आ गई और उसने मुझे बता दिया कि वो कागज जायदाद के कागज है, वरना आज तो ये लालची लोभी चुड़ैल हमें तो बर्बाद ही कर देती। छठी मालकिन, आपने ये बहुत गलत किया है। मेरे को तो आपसे ये उम्मीद ही नहीं थी बाबा। नितिन, मुझे माफ कर दो नितिन। माँ जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं भटक गई थी, माफ कर दो मुझे। साक्षी काफी मिन्नतें करती है, पर उसे कोई माफ नहीं करता और अंत में उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। तानी अपने पति अर्नव, सास बिंदु और ससुर दिग्विजय के साथ रहती है। वो अपने ससुराल वालों के लिए सब कुछ करती है, लेकिन फिर भी सब उसे एक पायदान की तरह ही ट्रीट करते हैं। एक दिन की बात है। अर्नव, मैं तैयार हो गई हूँ। ये लाल ड्रेस मुझ पर अच्छा लग रहा है ना? तुमने भी लाल कोट पहना है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी लाल ड्रेस पहन लूं। तानी, तुम्हें जोकर बनकर कहाँ जा रही हो? अरे किसी सर्कस से नौकरी का बुलावा आया है क्या तुम्हें? क्या लग रही हो यार? नहीं अर्नव, तुम्हारी बॉस के घर पर आज पार्टी है ना? नीला भाभी और वीरेन भाई भी जा रहे हैं, तो हम दोनों भी जाएंगे ना? नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। तुम मेरे लायक ना थी, ना हो और ना ही कभी हो सकती हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ कहीं भी नहीं ले जाऊंगा। जाओ, जाकर रसोई के काम निपटाओ, इडियट कहीं की। लेकिन अर्नव, अर्नव, अर्नव वहां से चला जाता है और तानी बहुत दुखी हो जाती है। फिर एक दिन ओवन इस्तेमाल करते करते तानी से कुछ बटन प्रेस हो जाता है और ओवन काम करना बंद कर देता है। बिगाड़ दिया इतना महंगा और अच्छा ओवन, तू बिगाड़ने के ही काम कर। नालायक लड़की, तुझे तो सच में कुछ अकल नहीं है। अरे तुझ जैसी लड़की ने तो कहीं जाकर अपनी जान दे देनी चाहिए। आए दिन बस कुछ ना कुछ नुकसान कराती रहती है हमारा। माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं बिगाड़ा है। ये ओवन, पता नहीं अचानक से इसे क्या हो गया। पिछली बार दीदी आई थी मायके से, तभी उनसे भी तो वॉशिंग मशीन खराब हुई थी ना, तो फिर आप मुझे इतना क्यों डांट रही हैं माँ जी? अरे तू होती कौन है रे, इतना मुंह चलाने वाली? निक्की मेरी बेटी है और ये घर उसका है, इसलिए वो चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना कर ले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये तेरा घर नहीं है,
ये तेरा ससुराल है, ससुराल। तू यहाँ की बहू है, बहू, बेटी नहीं। समझ गई? अब चल अपने काम पर ध्यान दे। हाँ, नहीं तो। तानी कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने काम पर ध्यान देती है। सास उसे अब उसके पर्सनल खर्चे के लिए काफी कम पैसे देती है और हर बार उसे ओवन खराब करने के लिए ताने देती रहती है। एक दिन जब तानी जॉब के लिए अप्लाई करती है, तभी उसे वो जॉब मिल जाती है। लेकिन जैसे ही ससुर दिग्विजय को ये बात पता चलती है, तभी वो गुस्सा हो जाता है और तानी का ऑफर लेटर फाड़ देता है। बाबूजी, ये आपने क्या कर दिया? मेरा ऑफर लेटर। अरे तुम्हारे दिमाग में भूसा भर गया है क्या? जो तुम जॉब करने जा रही हो बहुत पर निकल आए हैं क्या तुम्हारे? लेकिन बाबूजी। ए लड़की, ज्यादा जुबान मत लड़ा अपने ससुर से। सही किया है दिग्विजय जी ने। तुझे क्या लगता है तेरे बिना हम सब मर जाएंगे क्या? अरे तेरे बिना भी हम जी सकते हैं, इसलिए तुझे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ और बाबूजी सही कह रहे हैं तानी, ज्यादा उड़ो मत, वरना मैं तुम्हें घर में बंद करके रख दूंगा। बाहर निकलने के लिए तरस जाओगी तुम। आई बड़ी नौकरी करने वाली। नौकरी शब्द भी मत निकालना अब अपने मुंह से, समझी तू? नालायक निर्लज्ज कहीं की। तानी को सब बुरा भला बोलते हैं। एक दिन जब वो अपनी माँ सुलोचना को फोन कॉल करती है, तभी, माँ, कैसी हो आप माँ? माँ, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ ससुराल में। कुछ दिनों के लिए मैं मायके रहने आ जाऊँ क्या? अरे तानी बिटिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। अभी तो शादी को 1 साल भी नहीं हुए हैं ठीक से, और तू यहाँ फिर से अपना बोरिया बिस्तरा लेकर आने की बात कर रही है। ये तो शोभा नहीं देता ना बेटी। लेकिन माँ, ना ना बेटी। अच्छा सुन, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। अभी थोड़ी बिजी हूँ ना, इसलिए। ठीक है? अपना ख्याल रखना बेटी। लेकिन माँ मेरी बात तो सुन लीजिए। ओफो, किसी के पास समय ही नहीं है, सब बिजी है। एक मैं ही हूँ जो सबके बारे में इतना सोचती हूँ, सबकी खुद से ज्यादा परवाह करती हूँ, और मुझे तो कोई पूछता तक नहीं। एक रोज जब घर पर पानी चला जाता है, तभी तानी बाजार में पानी के बड़े बड़े कंटेनर लेने के लिए लाइन लगाती है। हे भगवान, आज पूरे मोहल्ले में पानी गया है, इसीलिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। कोई बात नहीं, मुझे पानी लेकर जाना ही होगा, वरना घर पर सब भूखे ही रहेंगे। तानी 2 घंटों तक लाइन में खड़ी रहती है और पानी के कंटेनर्स लेकर घर पहुंचती है। तभी वहां पर वो तीनों को मस्त मस्त पकवान खाते हुए देखती है, जो कि उन्होंने बाहर से ऑर्डर किए होते हैं। अरे वाह, आज तो मजा आ गया छोले कुलचे खाकर। हाँ अर्नव बेटा, आ गई तू मनुष। चल अब जल्दी से ये सब साफ कर। 2 घंटा ले लिया तूने। दुकान से पानी लेने गई थी या कुएं से? बेवकूफ कहीं की। चल जल्दी से साफ कर ये सब अब। सबने खाना खा लिया, वो भी बाहर से मंगवा कर, और मेरे लिए बचाने के बारे में सोचा तक नहीं किसी ने। बचाना तो बहुत दूर की बात है। इतने कैसे कठोर हो सकते हैं ये सब? इनके लिए मैं 2 घंटों तक धूप में भीड़ में थक के खाते हुए खड़ी रही वहां पर, ताकि ये तीनों भूखे न रहें। बस बहुत हो गया अब नहीं होता मुझसे। अब मेरा जाने का वक्त आ गया है। अगली सुबह अचानक से तानी घर से गायब हो जाती है। सारे घर वाले दोपहर तक राह देखते हैं, लेकिन वो आती ही नहीं। अर्नव बेटा, पता चला कहाँ गई है बहू? नहीं माँ, मैंने सबको पूछ लिया, आस पड़ोस में, जान पहचान में, लेकिन किसी को पता नहीं कि तानी कहाँ है। वो कांतीलाल कह रहा था कि उसने बहू को सुबह एक बाइक पर सवार होकर खाई के रास्ते की तरफ जाते हुए देखा है। ये क्या? पड़ोस की शीला ने ये क्या भेज दिया मुझे व्हाट्सएप पर? बहू नहीं रही। क्या? ये वीडियो तो मुझे भी आया है,
अरे हाँ, मुझे भी। तीनों को अब व्हाट्सएप पर एक वीडियो आता है जो काफी फैल जाता है और वो वीडियो होता है तानी की मौत का वीडियो। सो हेलो गाइस, मैं हूँ पीयूष एंड वेलकम टू पीके व्लॉग्स। आज मैं यहाँ इस खाई के खूबसूरत नज़ारे को अपने व्लॉग में कैप्चर करने आया था, बट तभी मैंने एक बहुत ही डरावना सिनेरियो देख लिया और मैंने देखा एक बाइक चला रही महिला को खाई के नीचे गिरते हुए। यस, इसी खाई के नीचे वो गिरी है। जी हाँ, आप देख सकते हो व्लॉग में कि कितनी गहरी खाई है ये। मैंने उसे खाई के नीचे तक ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली है। आई थिंक वो अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि इस खाई से गिरने पर शायद ही कोई बच सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तानी बहू हमें छोड़कर नहीं जा सकती। ये क्या हो गया माँ? हे भगवान, ये नहीं होना चाहिए था। तानी की माँ सुलोचना को जब तानी के मरने की खबर पता चलती है, तभी वो बहुत पछताती है। कहाँ चली गई रे गुड़िया मुझे छोड़कर? अरे माफ कर देती अपनी माँ को। जब जब तू फोन करती, मैं तुझसे 2 मिनट तक ठीक से बात नहीं करती और हमेशा तुझे याद आने से रोकती रहती। अब मैं तड़प रही हूँ बिटिया, तुझे वापस आने के लिए कहने को। काश मैं तुझे थोड़ा और प्यार कर लेती रे मेरी बच्ची। वही तानी की मौत के बाद अब उसके ससुराल वालों को भी उसका मोल समझ आने लगता है। रात को सोते समय अर्नव बेड पर तानी को न देखकर बहुत भावुक हो जाता है। तानी, आई एम सॉरी, तुम सच में एक अच्छी बीवी थी। ऐसी बीवी जो किसी को मिलना मुश्किल है। मैंने हमेशा तुम्हारा और तुम्हारे जज्बातों का बस अपमान किया है। तुम्हारी बहुत याद आ रही है तानी। काश मैं सब कुछ ठीक कर पाता तानी। आई एम सॉरी तानी। वही जब सुबह दिग्विजय पूजा करके सोफे पर बैठता है, तभी आज बहुत याद आ रही है तेरी तानी। आज घर में बिल्कुल रौनक नहीं है। घर की बहू जो जा चुकी है। तुम्हारी अहमियत अब समझ में आ रही है बहू। सुबह इस समय मेरी चाय और अखबार मेरे सामने हाजिर रहता था। अब कौन करेगा वो सब बेटा। काश काश मैं एक अच्छा ससुर बन पाता। हम सब ने तुम्हें समझने में भूल कर दी बहू। और जब बिंदु रसोई में काम करती है, तभी उसके भी आंसू नहीं रुकते हैं। हर से और हम सब की जिंदगी से जा चुकी है तू, लेकिन इस रसोई के हर एक चीज में तेरी आत्मा बसी हुई है आज भी, जो मैं महसूस कर पा रही हूँ। काश काश तू होती तो मैं तुझसे माफी मांग पाती बहू। मैंने सच में तेरा दिल दुखाया है बहू। हम सब ने तुझे जूती की नोक की तरह रखा और कभी प्यार और अपनापन दिया ही नहीं। लौट आ बहू, मुझे तुझसे एक आखिरी बार माफी मांगनी है। तो फिर मांगो माफी। बिंदु अचानक से तानी को रसोई में देखकर डर जाती है और वो हॉल एरिया में दिग्विजय के पास आ जाती है। अरे बिंदु, कौन की शीशी पी ली है क्या? अरे कुछ बोलोगी भी या नहीं? जी जी, वो रसोई में तानी बहू का भूत है। भूत है। क्या? ये आप कैसी बातें कर रही है माँ? ऐसे कैसे हो सकता है? घबराइए मत, मैं भूत नहीं हूँ माँ जी। मैं तो आपकी तानी बहू ही हूँ, असलियत वाली तानी बहू। क्या? लेकिन तानी बहू, तुम तो मर चुकी थी ना? नहीं बाबूजी, वो सब मैंने एक नाटक किया था। मेरे दोस्त की मदद लेकर मैंने एक YouTube चैनल बनवाया, जहाँ पर वो छोटी न्यूज अपलोड की ताकि सबको सच लगे। मैं जानती थी कांतीलाल काका रोज बाबूजी को पार्क में मिलते हैं, इसलिए मैंने अपने दोस्त की बाइक लेकर वहां उनकी दुकान के सामने से ही गई, ताकि वो आप सबको बता सके और आप सबका शक और भी ज्यादा मजबूत हो। ये सब मैंने इसलिए किया
ताकि आप सबको मेरी अहमियत पता चले। आप सबने हमेशा से मुझे सलाद में रखी पत्ता गोभी की तरह ट्रीट किया है, कभी अपनापन नहीं दिया, इसलिए मुझे ये कदम उठाना ही पड़ा। मैं माफी चाहती हूँ, पर मुझे मरने का नाटक करना ही पड़ा। हमें माफ कर दे तानी, हमारी बुरी हरकतों के कारण तुम्हें ये बड़ा कदम उठाना पड़ा और मरने का नाटक करना पड़ा। हाँ बहू, तुम्हारे मरने की खबर सुनकर तो सच में हम सबको एहसास हो ही गया है अब कि हम कितने गलत थे, जो एक हीरे जैसी बहू का इतना अपमान करते रहे। बहू, अच्छा हुआ जो तूने ये नाटक किया, वरना वरना हम सबको कभी तेरे मोल के बारे में पता ही नहीं चलता और हम हमारे घमंड और बुराई में और ज्यादा अंधे होते जाते। लेकिन आज के बाद तुझे हम हमेशा खुश रखेंगे और अपनापन क्या, मुझे तो हम अपने सिर पर बिठा कर रखेंगे। हाँ। अंत में सब ठीक हो जाता है और तानी के मरने के नाटक के कारण न सिर्फ उसके ससुराल वाले बल्कि उसके मायके वालों को भी उसकी अहमियत के बारे में पता चलता है और सब उसे प्यार और इज्जत देने लगते हैं।